उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। पूर्वोत्तर भारत 8 राज्यों के पुष्पों से सजा हुआ गुलदस्ता है। इसमें शामिल हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। ये राज्य न केवल भारत की भौगोलिक सीमाओं की रक्षा करते हैं, बल्कि अपनी अनोखी सांस्कृतिक पहचान के कारण देश के गौरव का प्रतीक भी हैं। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियाँ, शांत झीलें, कलकल करती नदियां और मनमोहक परिदृश्य प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ के लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखते हुए आधुनिकता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हर राज्य की अपनी विशिष्ट भाषाएं, नृत्य, संगीत और पहनावे हैं जो इन्हें अनोखा बनाते हैं। अगर हम बात करें तो असम का बिहू नृत्य, नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव और मेघालय की चेरापूंजी की बारिशें कौन भूल सकता है। ये सभी दृश्य यहाँ आने वालों को मंत्रमुग्ध करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आज फिर से आपको इन राज्यों की इस लोक जीवन से, संस्कृति से और यहाँ हो रही गतिविधियों से रूबरू करवाएंगे। कार्यक्रम है ये पूर्वोत्तर डायरी और इस सप्ताह भी पूर्वोत्तर राज्य की इस अनूठी यात्रा पर मैं आपको लिए चलूंगा, आपका दोस्त कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अपनी डायरी का पहला पन्ना खोलते हैं। डायरी का ये मुख्य पृष्ठ हमारा सजा होता है किसी एक विशेष पूर्वोत्तर राज्य की संस्कृति, कला और समृद्ध परंपरा से। तो हमने बीते हफ्ते 2 राज्यों की चर्चा की, अरुणाचल और असम। आज बारी है मणिपुर की। तो मणिपुर की हम बात करते हैं। श्रोताओं, मणिपुर की सांस्कृतिक विरासत, परंपरा, लोक नृत्य और हस्तशिल्प पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर एक वो राज्य है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध परंपराओं के लिए अन्य राज्यों की तरह पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। ये राज्य लोक नृत्य, शिल्प कला, पारंपरिक खेल, खान पान की अद्भुत विविधता को खुद में समेटे हुए है। नृत्य और संगीत की अगर हम बात करें तो मणिपुर का रासलीला नृत्य विश्व प्रसिद्ध है। ये नृत्य राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम कथा पर आधारित है और इसे गहरी भक्ति के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो थांगता एक मार्शल आर्ट आधारित नृत्य है और इसमें तलवार और भाले का इस्तेमाल किया जाता है। नुपा पाला ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है जिसे सिंबल डांस भी कहते हैं। ये पुरुषों के समूह का एक नृत्य है जिसमें मृदंग और खरताल के ताल पर नृत्य किया जाता है। अब हम पारंपरिक खेलों की बात करें तो मणिपुर पूर्वोत्तर राज्यों में खेलों के मामले में सबसे प्रसिद्ध राज्य है और मणिपुर का खेल इतिहास भी बहुत समृद्ध रहा है। जैसे यहाँ का सगोल कांगजेई एक आधुनिक पोलो की तर्ज पर एक खेल है और यहाँ का प्रमुख खेल भी इसे माना जाता है। इसके अलावा और भी प्रमुख खेल हैं जैसे खोंग कांगजेई, ये मणिपुरी हॉकी की तर्ज पर एक खेल है और हियांग तानबा ये एक नौका दौड़ की प्रतियोगिता है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को ये सभी खेल दर्शाते हैं और बड़ी धूमधाम के साथ और भागीदारी के साथ राज्य भर में इन खेलों का आयोजन किया जाता है। हस्तशिल्प और हथकरघा की अगर हम बात करें तो मणिपुर का हथकरघा उद्योग भी यहाँ की महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। मणिपुरी शॉल और साड़ियों की बुनाई बहुत प्रसिद्ध है और बहुत अनोखे डिजाइन और रंग बिरंगे डिजाइन यहाँ पर कढ़ाई में मिलते हैं। यहाँ के हस्तशिल्प जैसे बांस और बेंत से बनी वस्तुएं भी बहुत मशहूर हैं। पारंपरिक भोजन की अगर हम बात करें तो मणिपुरी व्यंजन सादगी और पोषण से भरपूर होता है। मुख्य खाद्य पदार्थों में यहाँ ज्यादातर चावल का इस्तेमाल किया जाता है। सब्जियां और मछली भी खाद्य पदार्थों में शामिल होती हैं और खासतौर पर यहाँ का एक प्रमुख खाद्य है इरम्बा, जो सब्जियों और मछली का एक मिश्रण होता है। इसके अलावा सिंजू जो पारंपरिक सलाद है और नगड़ी जो एक फर्मेंटेड मछली का एक पदार्थ है। यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन त्योहारों के अवसर पर
पर भी बनाए जाते हैं। और हम त्योहारों की ही बात करें तो मणिपुर में त्योहारों का विशेष महत्व है, जैसा कि हम तमाम पूर्वोत्तर राज्यों में देखते हैं, जहां संगाई महोत्सव राज्य का एक प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है जो बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प का प्रदर्शन होता है। इसके साथ ही यहाँ के जनजातीय समुदाय के अनुष्ठान और नृत्य और परंपराएं राज्य की विविधता को दर्शाते हैं। अगर हम कुल मिलाकर कहें तो मणिपुर की संस्कृति, उसकी कला, यहाँ का नृत्य, खेल और खान पान में यहाँ की पूरी संस्कृति झलकती है और ये राज्य अपनी परंपराओं के प्रति गहरी आस्था रखता है और उन्हें संजोए हुए है। मणिपुर की सांस्कृतिक विरासत न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सराही जाती है। तो श्रोताओं, अभी हमने बात की मणिपुर की, अब हम डायरी का अगला पृष्ठ खोलते हैं और अब हम चर्चा करते हैं कि बीते सप्ताह पूर्वोत्तर राज्य असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 2 महावतों को हाल ही में एक नई पहल के तहत अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का मौका मिला। उन्हें थाईलैंड के नेशनल एलिफेंट इंस्टीट्यूट लंपांग में हाथियों के देखभाल कर्ताओं के लिए आयोजित जेंटल ट्रेनिंग वर्कशॉप में हिस्सा लेने के लिए नामांकित किया गया। इस प्रशिक्षण में काजीरंगा रेंज के महावत कासिम अली और अगरातोली रेंज के महावत संजीव पेगू शामिल हुए। 3 दिन तक चले इस कार्यक्रम का आयोजन ह्यूमन एलिफेंट लर्निंग प्रोग्राम्स फाउंडेशन हेल्प द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य कैद में रहने वाले हाथियों के कल्याण को बढ़ावा देना था, जिसमें वैज्ञानिक समझ और सकारात्मक प्रोत्साहन तकनीकों पर जोर दिया गया। इस प्रशिक्षण में हेल्प फाउंडेशन के प्रमुख प्रशिक्षक एंड्रयू मैकलिन और पोर्टलैंड जोन्स तथा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के डॉक्टर भास्कर चौधरी शामिल थे। इस प्रशिक्षण में नेपाल, लाओस, थाईलैंड और श्रीलंका के महावतों ने भी भाग लिया। 2 दिवसीय प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन 15 और 16 नवंबर को किया गया। ये बोडो समाज के निर्माण के लिए भाषा, साहित्य और संस्कृति का एक बड़ा आयोजन है। इसका उद्देश्य केवल बोडोलैंड में ही नहीं बल्कि असम के अन्य हिस्सों तथा पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के साथ ही नेपाल और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मूल बोडो लोगों को एकीकृत करना है। इस महोत्सव का विषय था समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव, जिसमें बोडो समुदाय के साथ ही बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के अन्य समुदायों की समृद्ध संस्कृति, भाषा और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया था। बोडोलैंड की सांस्कृतिक और भाषाई विरासत, पारिस्थितिकीय जैव विविधता और पर्यटन क्षमता की समृद्धि का लाभ उठाना भी इसका एक अहम मकसद था। महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ये बहुत ही उपयुक्त क्षण है क्योंकि इसने 50 वर्षों की हिंसा को समाप्त कर दिया है और बोडोलैंड अपनी एकता का पहला उत्सव मना रहा है। साथियों, आप कल्पना नहीं कर सकते होंगे कि आज का ये अवसर मेरे लिए कितना इमोशनल है। ये पल मुझे भावुक करने वाली पल है क्योंकि 50 साल का रक्तपात, 50 साल तक हिंसा, 3-4 पीढ़ी के युवा इस हिंसा में खप गए। कितने दशकों बाद बोडो आज फेस्टिवल मना रहा है।
उन्होंने कहा कि रणचंडी नृत्य अपने आप में बोडोलैंड के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है और रणचंडी नृत्य ये अपने आप में बोडो के सामर्थ्य को भी परिचित करवाता है। श्री मोदी ने वर्षों के संघर्ष और मध्यस्थता के प्रयासों के बाद नया इतिहास रचने के लिए बोडो लोगों की सराहना की। भारतीय विरासत और परंपराओं में योगदान देने वाली समृद्ध बोडो संस्कृति, परंपरा और साहित्य पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। इसमें समृद्ध बोडो संस्कृति, परंपराओं, भाषा और साहित्य की श्रृंखला पर विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की चुनौतियां और अवसर विषय पर भी एक सत्र आयोजित किया गया। बोडोलैंड क्षेत्र के पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चर्चा भी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में बोडोलैंड क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, भारत के अन्य भागों तथा पड़ोसी देशों नेपाल और भूटान से 5000 से अधिक सांस्कृतिक, भाषाई और कला प्रेमी शामिल हुए। इस महोत्सव को इस दृष्टि से भी देखा जा रहा है कि 2020 में बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से सुधार और हालात से उबरने की बोडो समुदाय की ये महत्वपूर्ण उपलब्धि का उत्सव है। इस शांति समझौते ने न केवल बोडोलैंड को दशकों से चले आ रहे संघर्ष, हिंसा और जनहानि के दौर से निजात दिलाई, बल्कि ये अन्य शांति समझौतों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बना। पुरा खसिया गांव के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने गर्भवती महिलाओं के लिए 10 बिस्तरों की सुविधा शुरू की है। यहां अब गंभीर मामलों का भी इलाज हो सकता है। रानीकोर क्षेत्र में भी ऐसा ही एक ट्रांजिट होम बनाया गया है। इस सुविधा से दूर दराज के इलाकों और खराब मौसम के कारण अलग हो जाने वाले क्षेत्रों के लिए लोगों के लिए बहुत लाभ हुआ है। गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल पहुंचाने में इससे सहायता मिली है। ये सभी प्रयास मेघालय में मातृ स्वास्थ्य सेवा में बदलाव ला रहे हैं। इनसे माताओं की मृत्यु दर पिछले 4 वर्षों में 50% तक कम हुई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संपत कुमार ने कहा कि इन प्रयासों का उद्देश्य हर मां और बच्चे के जीवन को सुरक्षित बनाना है। श्री कुमार ने कहा कि हमने मेघालय में माताओं की मृत्यु दर में 50% से अधिक की कमी देखी है। हमारा लक्ष्य इसे और भी कम करना है। महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सरकार हर हफ्ते बैठक करती है और समस्याओं की जांच करती है। इस सुविधा से दूर दराज के इलाकों और खराब मौसम के कारण अलग हो जाने वाले क्षेत्रों के लोगों को बहुत लाभ हुआ है। Whenever there is any maternal death occurs, actually we started doing this for last 4 years. We have a detailed review why it happened, what are the reasons. We actually analyze it in a all systematic way. What are the root causes? We do a lot of root cause analysis and try to mobilize the actions to see that such kind of factors, how they would be addressed, so that in future such kind of deaths would not occur. So basically through that constant iterative process, we in fact take very, very concerted action on the ground, and it's a very important exercise for us because every mother's life is so important. We need to save. तमिलनाडु सरकार के सहयोग से 60 डॉक्टरों को अल्ट्रासाउंड की ट्रेनिंग दी गई है। इससे उन क्षेत्रों में भी विशेषज्ञता पहुंची है जहां पहले ये सुविधा नहीं थी। अब राज्य के स्वास्थ्य कर्मचारी हर साल लगभग 80,000 प्रसव पर नजर रखते हैं। एक डेटा प्रणाली की मदद से गर्भवती महिलाओं की देखभाल आसान हुई है और इससे जिम्मेदारी भी सुनिश्चित हुई है। रानीकोर क्षेत्र में महिलाओं की स्वास्थ्य कारणों से मृत्यु के मामलों पर चर्चा की गई, जहां नेटवर्क और परिवहन की कमी है। खासकर बारिश के मौसम में इन इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधा समय से न पहुंच पाने से ऐसी आकस्मिक मृत्यु हो रही थी। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इन इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से ये मृत्यु दर कम होगी। संपत कुमार ने कहा कि मेघालय के स्वास्थ्य केंद्रों में काम करने वाले लोग अपने काम पर गर्व महसूस करते हैं और अपनी स्थानीय जरूरतों का ध्यान रखते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इस छोटे से सुधार ने दूर दराज के क्षेत्रों की महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव किया है, जिन्हें पहले सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी लंबा सफर तय करना पड़ता था। श्रोताओं, गोवा में इन दिनों 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चल रहा है और इस फिल्म महोत्सव में हर बार देश विदेश की और भारत की
अलग अलग राज्यों की फिल्मों का प्रदर्शन होता है तो हर बार पूर्वोत्तर भी एक बहुत बड़ा आकर्षण होता है, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों की फिल्मों को यहाँ प्रदर्शित किया जाता है। तो आकाशवाणी की ओर से जी श्याम ने अरुणाचल प्रदेश की एक फिल्म कारकेन के निर्देशक से बात की, तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। ईफी 55 में कारकेन नाम की एक फिल्म दिखाई गई है। सबसे खास बात यह है कि इसका गाला प्रीमियर होता है और ये अरुणाचल प्रदेश की फिल्म है। अरुणाचल प्रदेश वैसे फिल्मों के लिए तो नहीं जाना जाता, लेकिन इनकी इस प्रदेश की अपनी कहानियां तो है ही, और इन कहानियों को और इस तरह की कई कहानियों को लोग देख सकें, सुन सकें, इसके लिए नेंडिंग लोदर जो हैं, उन्होंने इस फिल्म को निर्देशित किया है, लिखा है और अभिनीत भी किया है। हम उनसे बातचीत करने जा रहे हैं। नेंडिंग जी, सबसे पहले तो आपको बधाइयाँ, और आपकी इस फिल्म को लेकर जो दर्शकों की प्रतिक्रिया है वो बहुत अच्छी है। और आप इस फिल्म के बारे में जो सोच रहे थे, क्या कुछ ऐसा पाया आपने, इस फिल्म में बताइए। मैं अरुणाचल प्रदेश का हूँ और ये फिल्म जो है मैंने डायरेक्ट की है, कारकेन। इस फिल्म में क्या होता है कि एक मेडिकल ऑफिसर, एक डॉक्टर, उसका बहुत सालों से एक जो पैशन जो है वो दबा रहता है अंदर, वो है फिल्म मेकिंग करने का और एक्टिंग करने का। तो उस चीज़ को वो दबा दबा के रखता है बहुत सालों से। और फिर क्या होता है कि एक वक्त आता है, जब आप भी जानते होंगे कि जब बलून का एक वक्त आता है वो फूट जाता है, तो उसी इन दैट वाइज वो जो फट जाता है एंड देन वो ऑडिशन के लिए निकल पड़ता है। तो ऑडिशन के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उससे पहले उसने अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से मतलब एकदम परफेक्ट जो बना के रखा था कि अपने जो पेरेंट्स हैं, अपने जो फियांसे हैं, अपने भाई बंधु हैं, सभी को एकदम सही जगह पे रखा, सभी को देखभाल करके रखा हुआ था। जब वो ये स्टेप लेता है, देन जो है ये जितने भी रिलेशनशिप हैं, रिश्तेदारियां, वो सब टूट मूट के सब बिखर जाते हैं। तो उसी चीज को वो फिर से एक साथ लेके आने में यही इस फिल्म का सार है। हाँ, सार है, भी देता है। इसे और वो आपने अपने अभिनय से जो पूरे बदलाव हैं, जो फूटना है, वो सब कुछ बहुत अच्छे से दर्शाया है। और इसमें जो NFDC का क्या सहयोग रहा है, और ईफी ने जो आपको एक मौका भी दिया कह सकते हैं आप, और जो दर्शकों की प्रतिक्रिया रही है वो किस तरह की रही है, बताइए। इसमें NFDC का बहुत बड़ा हाथ है। पहली बात, मैं जब इसे लिखा था मैंने एज ए स्क्रीन राइटर, तो ये बहुत ही लो बजट और बहुत ही लो बजट था, और इसीलिए आप अगर फिल्म देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये एक ही लोकेशन में है, और इसमें एक्टर, ऑन स्क्रीन एक्टर बस मैं ही हूँ, और बाकी जो एक्टर्स हैं वो वॉइस ओवर्स में हैं, बिहाइंड द स्क्रीन जो है। तो लिखा था मैंने बहुत ही लो बजट में, बट इस स्क्रिप्ट को जो है NFDC ने उसने देखा, उसने पढ़ा, और NFDC ने कहा कि ये बहुत ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है, हम इसे प्रोड्यूस करना चाहेंगे। ये खुशखबरी सुनकर मैं तो मतलब रहा नहीं गया, और फिर तब हमारा जो जर्नी शुरू हुआ इसे बनाने में। तो जैसे ही NFDC आए साथ, तो बस इसका और निखार और भी दुगना हो गया। और ईफी का तो मैं क्या ही बोलूँ, इस मंच में अभी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड प्रीमियर है। ये शायद मेरे वही जिंदगी का एक बहुत ही सुनहरा वक्त है, और ये शायद ईफी में, क्योंकि ये इंडियन पैनोरामा में सेलेक्ट हुआ है, तो ये मुझे लगता है कि ये आगे जाके भी बहुत सारे फेस्टिवल्स में सेलेक्ट होंगे, क्योंकि इसमें अभी ईफी का जो है वो एक मोहर लग गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। श्रोताओं, जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो पर्यावरण संरक्षण में वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि के संरक्षण की भी बात की जाती है। आर्द्र भूमि या वेटलैंड वो जगह होती हैं जहां झील वाले इलाके होते हैं या दलदल वाली भूमि होती है, और इन इलाकों का संरक्षण हमारी जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए बहुत अहम है। तो वेटलैंड्स के संरक्षण पर हाल ही में सिक्किम के गैंगटॉक शहर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, और इस कार्यशाला में वेटलैंड्स के संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण पर विचार विमर्श हुआ। तो ये कार्यशाला किस तरह से एक वेटलैंड्स की दिशा में सफल संरक्षण का एक कदम था, आइए अपने संवाददाता से विस्तार से ये रिपोर्ट सुनते हैं।
वेटलैंड संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम पहल के तहत वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सिक्किम के वन और पर्यावरण विभाग के सहयोग से मिशन सहभागिता के तहत वेटलैंड का संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग शीर्षक ये सिक्किम की इकोनॉमी में और सिक्किम के पूरे इकोसिस्टम में इनका हम कैसे अधिक से अधिक उपयोग में ला सकते हैं, ये इस विषय में वर्कशॉप आयोजित की गई है। और ये सिक्किम के लिए भी एक प्रेस्टीज का विषय है कि इस वर्कशॉप को पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम को चुना गया इस वर्कशॉप को करने के लिए। और ये साथ साथ में ये भी दर्शाता है कि सिक्किम में वेटलैंड का मैनेजमेंट हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और इस वर्कशॉप में हम सिक्किम में अपने वेटलैंड को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये भी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी की जो उन्होंने एक मैसेज था, संदेश था, उसमें भी उन्होंने बोला कि हम पॉलिसी और रेगुलेशन को तो करेंगे, लेकिन इसमें जन सहभागिता बहुत ही आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत महत्ता है। तो इस जितने भी हम अभी आने वाले समय में भी हम मुख्यमंत्री जी के संदेश के अनुसार जन सहभागिता को अपने वेटलैंड के मैनेजमेंट में और अधिक प्रयोग में लाएंगे। पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य और भारत सरकार के अधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। डॉक्टर रमेश मोटिपल्ली ने वेटलैंड संरक्षण के लिए प्रमुख पहलों जैसे प्रबंध नियमों में संशोधन, नए रामसर स्थलों की पहचान और वेटलैंड मित्र कार्यक्रम के तहत सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने की योजनाओं पर प्रकाश डाला। There are 4 key components on which we all work in the wetlands conservation. First, and then the regulatory framework. Initially, we had the Wetlands Conservation and Management Rules 2010, followed by the 2017 rules. The capacity building and outreach, like today's workshops, is also one of the component of that. The World Wetlands Day, which we celebrate and all. Then the Ramsar Convention, which you are all aware of. ये प्रयास जैव विविधता को बढ़ावा देने और समुदायों को सशक्त बनाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, डॉक्टर मोटिपल्ली ने कहा। कार्यशाला में तकनीकी सत्र, इंटरैक्टिव चर्चाएं और प्रस्तुतियां शामिल थी। समापन सत्र में सिक्किम के वन विभाग के मंत्री गान्तोक से मैं पूर्वोत्तर राज्यों में इन दिनों साहित्य के महोत्सव चल रहे हैं। बीते दिनों अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था और हाल ही में यानी 20 नवंबर को शिलांग साहित्य महोत्सव का भी समापन हुआ। और इस महोत्सव में प्रसिद्ध लेखक, कलाकार और साहित्य से जुड़े हुए लोग और विचारक शामिल हुए और विभिन्न रोचक सत्र इसमें आयोजित किए गए। विद्यार्थियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो आइए हमारे शिलांग संवाददाता से सुनते हैं कि इस लिटरेचर फेस्टिवल में क्या कुछ खास रहा। शिलांग साहित्य उत्सव का चौथा संस्करण बीते 20 नवंबर को समाप्त हुआ। इस महोत्सव में इस बार अपेक्षा से ज्यादा भीड़ उमड़ी, जिसमें पहले और दूसरे दिन 5000 से अधिक लोग शामिल हुए। बुधवार को समाप्त हुए इस 3 दिवसीय उत्सव ने खुद को क्षेत्र के प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया है। इस उत्सव के उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, पाठक, लेखक और साहित्य प्रेमी शामिल हुए, जिन्होंने उत्सव के जीवंत माहौल का आनंद लिया। उत्सव में प्रसिद्ध लेखकों, कलाकारों और विचारकों की भागीदारी के साथ कई रोचक सत्र आयोजित किए गए, जो सभी दर्शकों के लिए एक यादगार अनुभव साबित हुए। पहले दिन के मुख्य आकर्षण में विक्रम सेठ, शोभा डे, जेरी मिंटो, किनफम एस, नोंग किन रिह, साबिर हुसैन, अरुण ज्योति सैकिया और अमाबेल सुसंगी जैसी प्रमुख हस्तियों के साथ संवाद सत्र शामिल थे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने इस उत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम युवाओं को अपनी रुचियों में भाग लेने के लिए मंच प्रदान करता है और सरकार ऐसे कार्यक्रमों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पिछले 4 वर्षों से इस उत्सव को सफल बनाने के लिए टीम के प्रयासों की सराहना की। पर्यटन मंत्री पॉल लिंगदोह ने कहा कि ऐसे आयोजन प्रतिभाओं को निखारने में मददगार होते हैं। लेखक शोभा डे ने इसे अब तक का सबसे खूबसूरत साहित्य उत्सव बताते हुए कहा कि शिलांग जादुई है और ये उनकी दिल से निकली सच्ची भावना है। उन्होंने ये भी कहा कि साहित्य आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम है, हर लेखक को अपनी सच्चाई साझा करनी चाहिए। पहले दिन का समापन मेघालय ग्रास रूट्स म्यूजिक प्रोजेक्ट के कलाकारों की मंत्रमुग्ध कर देने वाली संगीत प्रस्तुति के साथ हुआ, जो मेघालय के युवाओं और संगीतकारों को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम है। दूसरे दिन की शुरुआत संस्कृति और धरोहर विषय पर एक ज्ञानवर्धक सत्र के साथ हुई, जिसमें मेघालय लिस्टिंग डॉक्यूमेंट का विमोचन हुआ। इसके अलावा मिडनाइट्स डॉटर्स के सत्र ने दर्शकों को बांधे रखा, जहां शोभा डे और पैट्रिशिया मुखीम ने बातचीत की, जिसे शहाना भट्टाचार्य ने संचालित किया। कविता और कहानी कहने का सत्र ऑटम विंड्स
पोएट्स एंड देयर वर्ड्स भी बेहद खास रहा, जहां प्रतिभागियों ने कविता के बदलते स्वरूप और पारंपरिक कविताओं की शुद्धता पर चर्चा की। नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर भारत ने कहा कि ये उत्सव इस वर्ष अच्छी तरह से आयोजित हुआ है और अधिक लोगों की भागीदारी उत्साहजनक है। पुस्तक प्रेमी जसबीर सिंह ने कहा कि शिलोंग साहित्य उत्सव अन्य राज्यों के जयपुर, कोलकाता और चंडीगढ़ जैसे उत्सवों की बराबरी करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेघालय के मातृ सत्तात्मक समाज में महिला पाठकों की संख्या पुरुषों से अधिक है। इस वर्ष के शिलोंग साहित्य उत्सव ने स्थानीय लेखकों, उभरते लेखकों और विद्यार्थियों को देश के प्रमुख लेखकों से जुड़ने का अवसर प्रदान किया है। ये उत्सव धीरे धीरे शिलोंग को एक प्रमुख साहित्य गंतव्य के रूप में स्थापित कर रहा है। संवाददाता लेन फ्रैंक नोंग स्पंग की रिपोर्ट के साथ